आज हम क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी का अपना पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जिस समय ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उसके पहले क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिपेंडेंट का मतलब यानी कि किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, हम जो है अपना खुद का प्रोडक्शन करते थे और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ सेल्फ रिलायंट, यानी कि जैसे आज के समय पर हमको अपनी कैपिटल गुड्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हम जो है दूसरे देशों से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा उसके पहले नहीं था। तो उस समय पर हमारी खुद की बनी बनाई चीज़ें, ज़्यादातर तो वैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट ही फेमस था। उस समय पर ज़्यादा मशीनों का सिस्टम भी नहीं था। तो हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। हम लोग खुद की ही चीज़ों को बनाते थे और दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट करते थे। और साथ ही साथ एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। प्रॉस्परस इकोनॉमी कहने का मतलब है कि एक ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी। ठीक। फिर अगली चीज़ आती है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो खासकर एग्रेरियन इकोनॉमी थी। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग यहाँ के इस कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। हमारी मोस्टली पॉपुलेशन गांवों में ही रहती थी और उसका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। इसके अलावा हमारा इंडिया मेनली हैंडीक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस था। इसके हैंडीक्राफ्ट की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर इंडिया के हाथ के बने हुए सामान को खरीदने के लिए आते थे। तो जब वास्को डी गामा ने इंडिया तक के लिए एक सी रोड की खोज कर ली, तो उससे यूरोपियंस का इंडिया में आना जाना और भी ज़्यादा हो गया। और ये मेनली यहाँ पर बिजनेस पर्पज से आए थे, क्योंकि खासकर हमारे इंडिया में जो हमारा इंडिया था वो वर्ल्ड में उस समय पर हैंडीक्राफ्ट के लिए तो फेमस था ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है क्या मसाले जो होते हैं, यानी सब्जियों वाले मसाले वसाले, ठीक है, जैसे तुम्हारी काली मिर्च हो गई, ठीक है, इस टाइप से कई सारे मसालों के लिए वो फेमस हो चुका था उस समय पर। तो तो जब यहाँ से वास्को डी गामा भी जब यहाँ से गया था अपने साथ यहाँ की चीज़ों को लेकर के, तो वो वहाँ पर उसने इसको हाई रेट पर, खूब हाई रेट पर बेचा और बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। तो उसको देख करके बहुत सारे यूरोपियंस का अब इंडिया में आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे उन कंट्रीज ने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि अपनी अपनी कंपनियों को भारत में भेजना शुरू कर दिया। ठीक। तो अब इसी में क्या हुई, एक कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। जो कि हमारे भारत में आई थी मेनली बिजनेस करने के पर्पज से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी इकोनॉमी पर तो कब्जा किया ही किया, साथ ही साथ यहाँ के लीडरशिप पे भी अपना पूरा कब्जा कर लिया। और माना जाता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इस वॉर का नाम जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि यही बैटल ऑफ प्लासी जो था, इसी से ही कहा जाता है कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ये 1757 में हुआ था, जिसने जो है क्या किया, कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन हमारे इंडिया में रखी। और हमारा पूरा देश जो है क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया। हमारा पूरा भारत अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर में चल रहा था। फिर उसके बाद कई सारी वजहों से क्या हुआ कि हमारे देश में 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है। और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के सामने दिक्कत खड़ी हो गई और ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि अब हम या ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये लंबे समय तक जो है क्या है भारत में अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगी। तो हुआ क्या कि जो है सीधे सीधे हमारा जो इंडिया है वो सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया, ब्रिटिश महारानी के अंडर में आ गया। ठीक है। और हम जो है क्या हो गए, ब्रिटिश की कॉलोनी बन गए। ठीक है। और लगभग इस तरीके से हम लोग 200 सालों तक, ठीक है, 200 सालों तक हम जो है क्या रहे, ब्रिटिश के गुलाम रहे, या हमारा जो इंडिया रहा वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन के रहा।
ठीक। और अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो देखो ये 18 मिड 18 सेंचुरी तक, ठीक है, ये क्या रही, बहुत ही फ्लोरिश करती रही। ठीक है, इसका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ग्रो करती हुई इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी उस समय पर बहुत ही फेमस और प्रॉस्परस इकोनॉमी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को बहुत घाटा होता था, और इन लोगों ने मेनली पूरा का पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ जो इनके ब्रिटिश प्रोड्यूसर थे, ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया कि हमारी इकोनॉमी को, हमारी एक प्रॉस्परस इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, और जो है इस तरीके से हमारे पूरी इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। और इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए कि रॉ मटेरियल के तो सप्लायर हो गए। ठीक है, रॉ मटेरियल के हम लोग सप्लायर हो गए और कंज्यूमर हो गए किसके, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के। यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन करके आता था और उसको हमारे इंडिया में ये लोग हाई रेट पर बेचते थे। ठीक है, जिससे इनका क्या होता था, डबल फायदा होता था। एक तो ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते रेट पे खरीद के ले जाते थे, रॉ मटेरियल ऐसे ही सस्ता ही बिकता है। ठीक है, और फिर जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती थी और ये लोग इसका फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे और उसको जब ये इंडिया में भेजते थे तो इसको जो है क्या है, फिनिश्ड गुड्स को बेच करके, हाई रेट पे बेच करके भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते थे। और साथ ही साथ जो है क्या है, हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और सब कुछ को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ठीक, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है पूरे ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश रूल में किसी भी तरीके की कोई भी मीनिंगफुल इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, और जो है क्या है, और जब हम आज़ाद हुए या जब हमको आज़ादी वाला भारत मिला तो उसकी जो इकोनॉमी थी, इंडिया एक पुअर और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुका था। यानी कि जो है क्या, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ग्रोथ ना करती हुई इकोनॉमी बन चुका था। ठीक है, यानी कि जहां एक समय पर हमारी जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड थी, हमारे यहाँ पर अच्छा खासा हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था, हमारे यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग आती थी। ठीक है, वो सब की सब तबाह हो गई। हम आज भी अगर हम अपने देश की कंडीशन देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भी हम एक कंज्यूमर बने हुए हैं। ठीक है ना, दूसरे देश हमारे देशों में आते हैं, बिजनेस करते हैं, हम हमारे देशों में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीके से क्या, उनके कंज्यूमर ही तो हैं। हम लोग जहां एक समय पर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम पर भी हम कंज्यूमर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि भाई एक वर्ड आया था कॉलोनी। ठीक है, कि आखिर कॉलोनी क्या होता है या कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो देखो, कॉलोनी का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम, दो कंट्रीज के बीच का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से एक कंट्री क्या होती है, रूलर होती है, और दूसरी जो कंट्री होती है वो उसकी कॉलोनी होती है या एक तरीके से उसकी गुलाम होती है। ठीक है, और जो आपकी रूलिंग कंट्री होती है उसका फुल कंट्रोल होता है, चाहे हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक लाइफ पर हो। ठीक है, दोनों पर ही क्या होता है, यानी कि फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग धीरे धीरे यानी कि डिटेल पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को यही जानना है कि भाई जब हम आजाद हुए तो उस समय पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो जो है किसी भी देश की अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है तो आप जो है उस देश की जीडीपी प्लस वहां की जो है पर कैपिटा इनकम को आप देख लीजिए, उससे आपको पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा कि इस देश की जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। या कोई भी जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर जो है दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्हीं बेसिस पर ही, ठीक है, सबसे ज्यादा देखते हैं कि भाई इस देश की जीडीपी कैसी जा रही है, इस देश की पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जीडीपी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारे इंडिया है, ठीक है, इस इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना, चाहे इंडियंस की अर्निंग हो,
ठीक है, और चाहे किसी भी फॉरेनर की अर्निंग हो, यानी कि अगर वो जो है जो भी अर्निंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन की काउंटिंग की बात करते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम रुपीस के टर्म में नापते हैं, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब हुआ कि हमारे देश में चाहे विदेशी अर्न करें, चाहे हमारे देश के प्रोड्यूसर अर्न करें, ठीक है, इन सभी की टोटल, ठीक है, इन सभी की टोटल इनकम को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो जो है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी देश की ग्रोथ के बारे में जानना है कि वो जो है क्या कहते हैं उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, तो आपको उसकी जो है क्या है, रियल आउटपुट यानी कि जीडीपी और उसकी पर कैपिटा इनकम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जिस समय पर अंग्रेज थे, ठीक है, क्योंकि उनको तो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ लूटना ही था, ठीक है, उनको और बाकी चीजों से तो कोई मतलब था नहीं, तो उन्होंने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किए, यानी कि ना ही जीडीपी काउंट करने की कोशिश करी, ठीक है, कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, और ना ही इन्होंने पर कैपिटा इनकम निकालने की कोई कोशिश करी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि विलियम डिग्बी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, वाडिया जोशी हो गए, ठीक है, केटी शाह हो गए, ठीक है, और डॉक्टर VKRV राव, ठीक है, इनके नाम को बिल्कुल याद रख लेना, डॉक्टर VKRV राव, क्योंकि उस समय जो भी एस्टिमेशन इन सभी लोगों ने किए थे, आरसी देसाई हो, चाहे दादाभाई नौरोजी हो, चाहे वाडिया जोशी हो, कोई भी, ठीक है, इतने सारे लोगों ने, ठीक है, यानी कि एस्टिमेशन किया था हमारी जीडीपी का भी और पर कैपिटा इनकम का भी, लेकिन सबसे जो सटीक माना जाता है वो डॉक्टर VKRV राव की ही एस्टिमेशन को माना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम डॉक्टर विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव था, ठीक है। तो इन्हीं के एस्टिमेशन को हम क्या मानते हैं, बिल्कुल सटीक मानते हैं उस समय के हिसाब से। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि किसके जो है एस्टिमेशन को सबसे सटीक माना जाता है, ठीक है। तो इनकी एस्टिमेशन के हिसाब से ही अगर हम बात करते हैं कि उस समय पर जो हमारी ग्रोथ रेट थी, ठीक है, वो 2% से भी कम थी, ठीक है ना। जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी, ठीक है, 2% पर एनम से भी कम थी, यानी कि यहाँ की जो जीडीपी थी वो बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई थी, ठीक है। और जो इसकी पर कैपिटा इनकम थी, जो इसकी पर कैपिटा आउटपुट थी, वो जस्ट 0.5% बोले तो 0.5% सिर्फ, ठीक है। तो इतनी केवल क्या थी, पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि भाई हमारी टोटल जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उससे क्या कर दीजिए, टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये हमको एवरेज बताता है कि पर पर्सन हमारे देश में कितनी अर्निंग करता है। इसकी सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही लो नहीं थी, बल्कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, वो भी इनइक्विटेबल था। इनइक्विटेबल कहने का मतलब है तो कि कुछ लोग तो क्या थे, यानी कि अंबानी की तरीके से खूब इतने अमीर, ठीक है, कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास क्या है, एक वक्त की भी रोटी नहीं थी खाने को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन थी, ठीक है, यानी कुछ लोग अंबानी थे तो कुछ लोग बम्बानी थे, ठीक है, यानी कि क्या है, उनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं बचता था, ठीक है, एक वक्त की रोटी ही मिल जाती तो वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस तरीके से जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी अनइक्वल था, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब थे कि उनके पास एक वक्त की रोटी ही अगर उनको खाने को मिल जाए, एक वक्त की रोटी खाने को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब आगे बात करते हैं कि जो है डिफरेंट सेक्टर्स की उस समय पर, अंग्रेजों के समय पर क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के समय पर, वो खास तौर पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि हमारी जो है क्या है, लगभग 80% जो पॉपुलेशन है जो थी, ठीक है, वो गांवों में रहती थी,
ठीक है। और वो जो है क्या है, चाहे वो डायरेक्टली वे में चाहे वो इनडायरेक्टली वे में, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। उनकी जो पूरी लाइवलीहुड थी वो पूरी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। ठीक है। और नियरली जो है जो 72%, ठीक है, कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, देखो ये पूरे कंट्री की पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन में अगर हम मान लेते हैं कि हमारे देश में 100 लोग थे, तो उसमें से जो है क्या है, जो 72 लोग थे, ठीक है, वो लोग किसमें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का 72% एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था। और लेकिन जो इसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, ठीक है ना, लगी हुई पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन जो इसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो जस्ट 50% था। यानी कि पॉपुलेशन तो मैक्सिमम इसमें लगी हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो था हमारे जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 50% था। ठीक है। और जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा लो थी। अब बात आती है कि भाई ये प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका ये एक फील्ड है, आपका ये एक खेत है, ठीक है, तो ये इस एक खेत में आप कितनी जो है क्या है फसल उगा पा रहे हैं, या कितना गेहूं चावल ये सब आप पैदा कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसको जो हम नापते हैं वो नापते हैं यानी कि पर हेक्टेयर में। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है मान लीजिए ये, ठीक है, तो इस 1 हेक्टेयर लैंड में आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं अपने अनाज का, इसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि आपकी पर हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या है। ठीक है। और जबकि प्रोडक्शन तो क्या है, जितना भी आप प्रोडक्शन करो टोटल प्रोडक्शन को काउंट कर लिया जाता है कि हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। और जबकि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर पर नापी जाती है। हेक्टेयर एरिया का है, ठीक है, एरिया का एक टाइप होता है, एरिया को ही क्या कहते हैं, एरिया को ही नापा जाता है हेक्टेयर में भी। ठीक है। तो उस समय जो पर हेक्टेयर जो आउटपुट था किसका, वीट का, 660 किलोग्राम होता था, और राइस का 665 किलोग्राम होता था। ठीक है। और ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था ये बेरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है। तो ये केवल हमारे खुद के खाने के लिए ही पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। यानी कि जो है क्या है, जो भी प्रोडक्शन होता था जो वो जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग या किसान लोग अपनी फैमिली को ही पूरा कहते पूरा खाना नहीं खिला पाते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उस किसान की फैमिली को ही खाने के लिए उसका पूरा काम नहीं चल पाता था। ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था। ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पीछे था क्यों। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात पहले कही थी कि भाई अंग्रेजों ने जो अपना सिस्टम बना रखा था, ठीक है, वो मेनली जो है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने का नहीं, हमको तबाह करने का ही सिस्टम बना रखा था। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा जिसने बर्बाद किया वो था लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब लैंड रिवेन्यू सिस्टम में क्या हुआ, लैंड रिवेन्यू सिस्टम में हुआ ये कि अंग्रेजों ने, ठीक है, जो गांव के, ठीक है, अमीर लोग होते थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, जमींदार बना दिया। ठीक है। जितने बड़े बड़े एक तरीके से वहाँ के अमीर लोग हो गए या बड़े बड़े किसान हो गए, उनको जमींदार बना दिया। ठीक है। और उनके अंडर में गांव की बहुत बड़ी सी लैंड दे दी, यानी कि उनको एक तरीके से उस लैंड का ही मालिक बना दिया। ठीक है ना, उस गांव के लैंड का मालिक बना दिया। और इनसे कहा कि तुमको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें से आपको क्या करना है, यानी कि टैक्स लेना है। ठीक है। और उस टैक्स का कुछ परसेंट आप अपने पास रखेंगे और बाकी मैक्सिमम पार्ट आप हमको देंगे। ठीक है। यानी कि एक तरीके से जमींदार को फ्री फंड की ही लैंड का मालिक बना दिया गया। ठीक है। उनके अंडर में एक खूब बड़ा सा गांव आता था। ठीक है। और उसके अंडर में जितने भी किसान लोग थे, पीजेंट थे, उनको आप पीजेंट कह सकते हो, किसान कह सकते हो, टिलर कह सकते हो। ठीक है ना, वो सारे के सारे जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था इन जमींदार को। और ये जमींदार क्या करते थे, कुछ परसेंट अपने पास रखते थे और मैक्सिमम पार्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा देते थे।
तो ये सिस्टम कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो है भाई, जमींदार मैक्सिमम कोशिश यही करते थे कि जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इन किसानों को लूट लो, ठीक है, इन किसानों को शोषण करते रहो, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहो, ठीक है। ये इनके ऊपर हाई चार्जेस लगाते थे, ठीक है, और कुछ भी प्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं करते थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से टैक्स का कलेक्शन करते थे, ठीक है, और अपनी मस्ती भरी लाइफ, अपनी जॉयफुल लाइफ ये लोग जीते थे। यानी कि किसी भी तरीके का इन्होंने कोई भी कोशिश नहीं किया कि ये उस एग्रीकल्चरल लैंड पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम लोग आज के समय की बात करते हैं तो अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी पहले करते हैं, उनमें खाद डाला जाता है, ठीक है, सिंचाई की सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारी कोशिशें हम लोग आज के समय पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके, जितना हो सके, ठीक है, उतना जो है क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। और उनको जो है अंग्रेजों की तरफ से पूरी तरीके से छूट दी गई थी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, कि जो है आप जितना चाहो उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि जो है जो आपके टिलर्स होते थे, ये जो किसान होते थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उनके पास बहुत ही कम पैसा बचता था सरवाइव करने के लिए, ठीक है। या जो भी जो है उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते थे, जो भी वो लोग फूड ग्रेन्स उगाते थे, वो उनके पास बहुत ही थोड़ा सा बचता था, ठीक है, जिससे वो अपनी फैमिली की ही जरूरतें पूरी कर पाते थे। उसको ये लोग मार्केट में जाकर के बेच नहीं पाते थे, और जब मार्केट में बेच नहीं पाते थे तो उनके पास पैसा नहीं आता था, पैसा नहीं आता था तो वो लोग खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या हुई, बहुत सारी लैंड तो ऐसे ही बर्बाद हो गई, बैरन होती चली गई, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही स्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर का इन्वेस्टमेंट होता था। तो अगर हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो इसके क्या थे, तीन फॉर्म थे। एक था आपका जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये तीन टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस समय पर चला करते थे, जिसमें मेनली जो है हम लोगों को जमींदारी सिस्टम पर ही फोकस करना था, ठीक है। तो अब अगली चीज पर आते हैं। तो ये आपकी जमींदारी सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि भाई जो आपके जमींदार होते थे वो एक मिडल मैन होते थे, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है, और पीजेंट के बीच के, ठीक है, इनसे इनका काम टैक्स कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना, ठीक है। और ये क्या करते थे इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंड के मालिक बन चुके थे और इनको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई भी इनके ऊपर जो है केस करने वाला नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके जमींदार होते थे वो जितना चाहते थे उतना कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉइट करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा ये शोषण किया करते थे। ये तो ये आपकी जमींदारी सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि भाई जो आपके जमींदार होते थे वो एक मिडल मैन होते थे, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है, और पीजेंट के बीच के, ठीक है, इनसे इनका काम टैक्स कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना, ठीक है। और ये क्या करते थे इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंड के मालिक बन चुके थे और इनको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई भी इनके ऊपर जो है केस करने वाला नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके जमींदार होते थे वो जितना चाहते थे उतना कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉइट करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा ये शोषण किया करते थे। ये खासकर बहुत ही हाई रेट रखते थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, ठीक है। और क्यों, और इसी की वजह से ही जो आपके स्मॉल फार्मर्स होते थे उनके पास कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बचता था, या एक तरीके से अपनी फैमिली को ही पूरा खाना खिलाने को ही नहीं बचता था, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत क्या थी? दूसरी दिक्कत ये थी हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी।
तो हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया कि भाई ब्रिटिशर्स ने कतई भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी ज़्यादा यानी कि मच एम्फिसाइज नहीं किया किस चीज़ में, कि ताकि हमारे इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, ड्रेनेज फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब है कि सिंचाई की फैसिलिटी को अच्छा किया जा सके। ड्रेनेज फैसिलिटीज़ यानी कि इस तरीके से नाले आले बनाए जाएं ताकि जो है जो नहरों से नदियों से पानी निकाल करके खेतों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, या हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करने के लिए, ठीक है, इस तरीके का कोई भी प्रयास अंग्रेजी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो पूरा का पूरा जो है क्या था, यानी कि मानसून पर ही डिपेंड था। अगर भाई अच्छी बारिश हुई, ठीक है, अच्छी बारिश हुई खेतों में, तब तो भाई क्या होगा कि अच्छी प्रोडक्शन होगा। और अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमारे किसान क्या हो जाते थे, यानी कि कर्ज में डूब जाते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि कई सारे तो किसान आत्महत्या तक कर लेते थे। ठीक, अगली चीज अंग्रेजों के समय पर क्या हुई, वो ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉमर्शलाइजेशन होना। अब अगली चीज जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया वो था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉमर्शलाइजेशन। ठीक, तो भाई कॉमर्शलाइजेशन होना तो अच्छी बात थी। ठीक है, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन, जब हम किसी भी चीज का कॉमर्शलाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे देश की ग्रोथ होती है या प्रोडक्शन ग्रो करता है। बिल्कुल सही बात है, ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो भी कॉमर्शलाइजेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो लोग कम से कम हमारे देश में अपने खुद के खाने के लिए तो खाना, ठीक है, उगा ही लेते थे, या अपने खुद के खाने के लिए तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना कर ही लेते थे। ठीक है, यानी कि भले ही हमारे देश में, ठीक है, एग्रीकल्चर का को हम बिजनेस में नहीं ला सके, लेकिन कम से कम सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, तो इसने उसको भी तबाह कर दिया, क्योंकि जो ग्रेन्स हमारे किसान लोग, ठीक है, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए ग्रो कर लेते थे, ठीक है, अब वो भी बंद हो गया और इन किसानों को क्या करना पड़ा, उन ग्रेन्स को भी, ठीक है, बाहर से या मार्केट से जो है परचेज करना शुरू करना पड़ा। तो देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि भाई जो हमारे फार्मर्स थे, ठीक है, उनको उनको प्रेशराइज्ड किया गया या उनको लालच दिया गया। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि देखो इस वाले पॉइंट में कि द फार्मर वर आइदर लर्न और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, तो जो है क्या किया गया कि भाई फार्मर्स को, ठीक है, पहले ही उनको लालच दे दिया गया, उनको फोर्स किया गया कि भाई तुम क्या करो, एडवांस पेमेंट लो। किस चीज का, इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए। यानी कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई ये तुम पुरानी खेती किसानी छोड़ो, ये जो तुम जो है क्या है गेहूं चावल उगाओ तो ये सब मत उगाओ, अब तुम क्या उगाओ, अब तुम क्या उगाओ, अब तुम जो है इंडिगो का प्रोडक्शन करो। ठीक है भाई, क्यों करो इंडिगो का प्रोडक्शन, क्योंकि भाई वो इंडिगो जो है वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है ना, ब्रिटेन के लिए डाइंग और ब्लीचिंग का काम करती थी। यानी कि जो है क्या, जो ब्रिटेन में जो कपड़े तैयार होते थे वहां पर डाई करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, उन उन कपड़ों में रंग देने के लिए ये इंडिगो उस समय पर बहुत ही ज्यादा जरूरत में आती थी। ठीक है, तो क्या किया कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने फार्मर को फोर्स्ड किया कि भाई जो है क्या करो, तुम एडवांस पेमेंट ले लो हमसे। ठीक है, अब जब इन्होंने क्या किया, एडवांस पेमेंट दे दी, तो अब किसानों के पास एक ही रास्ता बचा कि जब ये क्या करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, और जब इंडिगो की खेती जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है, तब इनको क्या करना पड़ेगा, इन ब्रिटिशर्स को ही वो इंडिगो बेचना पड़ेगा। ठीक है, और जब खरीदने वाला एक है, ठीक है, बेचने वाले बहुत से हैं, तो भाई वो क्या करेगा, वो जिस रेट पे चाहेगा उस रेट पे खरीदेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि सस्ते रेट पे ये लोग क्या करते थे, इंडिगो को परचेज कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो है जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन था उसने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया।
ठीक है। और आगे वही बात लिखी है कि जहां पर पहले हम लोग, ठीक है ना, हम लोग खुद का ग्रेन, ठीक है, अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर लेते थे, ठीक है, और वहीं पर अब क्या हुआ कि उन किसानों को ही क्या करना पड़ा, मार्केट से वो ग्रेन्स खरीदने पड़ते थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो कर्जदारी थी, इंडेप्टनेस था, ठीक है, वो जो है लगातार बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। और हमारे जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, कर्जे में डूबते चले गए। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल की एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वाली एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हम लोग उन ब्रिटिशर्स के लिए, उन ब्रिटिशर्स की कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल को तैयार कर करके देते थे, और वो लोग क्या करते थे, अपने देश में ले जा करके उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे जो फूड क्रॉप्स था उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, यानी कि कम हो गया, ठीक है। और हमारी कंट्री को, ठीक है ना, फैमाइंस जैसे बड़ी बड़ी नेचुरल डिजास्टर से गुजरना पड़ा। फैमाइंस एक तरीके से भुखमरी की कंडीशन होती है, ठीक है ना, जिस समय पर खाने पीने को कुछ नहीं रह जाता है, एक तरीके से अकाल जिसको हम लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशन हमारे देश में उस समय पर आ चुकी थी। तो देखो, अब आगे क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग की ये डेफिनेशन लिखी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो जो है क्या है, मेनली अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे पास ना के बराबर सरप्लस बचता है मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को, उन फूड ग्रेन्स को हम मार्केट में नहीं बेच पाते, क्योंकि वो हमारी फैमिली की ही ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। या एक तरीके से ऐसी फार्मिंग जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जो भी हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक। और कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो है एग्रीकल्चर का वो सिस्टम जिसमें हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि उसको मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। तो यही फ़र्क है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शलाइजेशन में, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और जबकि कॉमर्शलाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन होता है वो मेनली मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, उस प्रोडक्शन को किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिक्कत जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रिएट करी वो था हमारे देश का पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन की वजह से हुआ क्या कि जो हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, ठीक है, उस पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इसने ना सिर्फ जो है हमारे सामने शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्रिएट करी, यानी कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज प्रॉब्लम क्रिएट करी, बल्कि हमारे देश में फूड क्राइसिस की सिचुएशन भी आ गई। यानी कि हमारे देश के सामने जो है क्या है, फूड को प्रोडक्शन करने की भी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी, ठीक है। और इतनी बुरी हो चुकी थी कि हमको जो है दूसरे देशों से, ठीक है, अनाज मंगाना पड़ता था, ठीक। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो है जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो मार्केट थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही थी। तो देखते हैं कि आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो पार्टीशन का जो मेन इम्पैक्ट पड़ा वो क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी पर, कि एक तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, और दूसरा फूड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ऐसे कि जो बांग्लादेश का पार्ट था, ठीक है, वो भी पहले कभी इंडिया हुआ करता था, तो वो जब यानी कि डिवाइड हुआ तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ठीक है। यानी कि वो हिस्सा भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, ठीक है। और जो कि हमारी
हमारे यहाँ की, चाहे वो कलकत्ता की मिल हो, मुंबई की मिल हो, अहमदाबाद की मिल हो, ठीक है, यानी कि टेक्सटाइल मिल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता था। तो इस तरीके से उन मिल्स के लिए, उन फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की एक तो शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो फूड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किस वजह से? क्योंकि जो पंजाब और सिंध का जो एरिया था, यानी कि जम्मू कश्मीर से लगा हुआ एरिया, जो आज के समय पर जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, वो जो एरिया था वो एक तरीके से मेनली ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा एरिया था, बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पे अच्छा खासा फूड प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो वो पार्ट भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जिसकी वजह से हमारे देश में फूड प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी। तो ये तो कंडीशन थी जिस समय पर ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, उस समय की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई जिस समय पे तक ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे यानी कि प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर सिस्टम की हम बात करते हैं कि जो है क्या है, एग्रीकल्चर की सिचुएशन ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे भारत में क्या थी, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई प्रायर टू द ब्रिटिश राज इंडिया, इन रूरल इंडिया was described as the system of self-contained village community. These village communities include farmers and functionaries. ठीक है। तो यानी कि जब तक ब्रिटिश राज सिस्टम हमारे देश में नहीं चालू हुआ था, तो उस समय तक जो हमारी विलेज कम्युनिटीज थी वो क्या थी? सेल्फ कंटेन्ड थी। एक तरीके से कहने का मतलब हो गया कि आत्मनिर्भर थी, यानी कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं और इन विलेज कम्युनिटीज में फार्मर्स और फंक्शनरीज, ठीक है, दो टाइप के लोग होते थे, या गांव में दो टाइप के लोग होते थे, ठीक है। एक तो हो गया फार्मर्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे? क्रॉप फार्मिंग करेंगे और कैटल फार्मिंग करेंगे, यानी कि फसलों को उगाएंगे, फसलों की देखभाल करेंगे, और यानी कि कैटल जैसे कि भेड़, बकरियां, गाय, बफेलो, इन सबको इन सबको पालेंगे, ठीक है। तो ये तो काम होता था फार्मर का। और साथ ही साथ जो है क्या, कुछ फंक्शनरीज होते थे, यानी कि कुछ वर्कर्स भी होते थे, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज, जो ज़रूरती सामान की सर्विसेज है वो देते थे। जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, यानी कि लोहे का काम करने वाले, गोल्ड स्मिथ हो गए, सोने का काम करने वाले, वॉशरमैन हो गए, ठीक है, शू मेकर्स हो गए, ठीक है। तो ये दो मेन कम्युनिटीज़, ठीक है, हमारे विलेज में, हमारे देश के गांवों में पाई जाती थी, ठीक है। और उस समय तक यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं था। जैसे कि ब्रिटिशर्स के समय पर क्या हो गए थे, जमींदारी सिस्टम आ गया था। तो एक तरीके से जमींदार क्या होते थे, यानी कि गवर्नमेंट और किसानों के बीच के इंटरमीडिएट्स थे। लेकिन ब्रिटिश रूल से पहले, ठीक है ना, फार्मर्स का, ठीक है, किंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स जो है क्या करते थे, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली किंग को पे किया करते थे। उस समय पर किसी भी तरीके के इंटरमीडिएट्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो रूरल इंडिया की जो लाइफ थी, ठीक है, वो प्रॉस्परस थी और स्टेबल थी, ठीक है। यहाँ के जो किसान हुआ करते थे और यहाँ के जो वर्कर्स हुआ करते थे, एक प्रॉस्परस लाइफ जिया करते थे, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर की, ठीक है, तो उन्होंने बंगाल को, ठीक है, क्या कहा था कि ये जो बंगाल है ये इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर है, और ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि ये सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों को। यानी कि यहाँ पर इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतना प्रोडक्शन है कि ये लोग खुद तो कंजम्पशन करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये दूसरे देशों को भी इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा कर चुके हैं, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से उनका मेन मकसद सिर्फ ये था कि हमारे इंडियन सिस्टम को तबाह करना और अपने ब्रिटिश सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना,
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज लगाई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उसकी भी ग्रोथ क्या हो गई, बहुत ही पीछे चली गई। ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे में पहली बात तो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया। ठीक है। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को हमारे भारत में इस्टेब्लिश होने नहीं दिया। ठीक है। और क्यों नहीं होने दिया, उसकी मेन दो वजह थी। ठीक है। दो वजह क्या थी कि भाई पहली चीज तो क्या है, वो इंडिया को एक तरीके का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, वो भी किसका, रॉ मटेरियल का। ठीक है। कि जो है इंडिया से हम क्या करते रहे, रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते रेट में हम लेते रहें। ठीक है। और एक तरीके से इंडिया को हम क्या बना दें, एक्सपोर्टर बना दें रॉ मटेरियल का। और दूसरा इनका मोटिव क्या था, दूसरा मोटिव ये था कि जो ब्रिटेन की जितनी भी गुड्स थी, मैन्युफैक्चरर गुड्स थी, उनको हम क्या कर सकें, इंडियन मार्केट में हाई प्राइस पर बेच सकें। ठीक है। यानी कि डबल डबल फायदा उठाने की इन लोगों की पूरी चाल थी। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ठीक है। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे कौन कौन से क्या कहते हैं मेजर्स लिए जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद होती गई, उनके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले चीज तो उन्होंने किया कि भाई जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था उसको टैरिफ फ्री कर दिया। ठीक है। वो भी किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। यानी कि अगर इंडिया से ब्रिटेन को कोई भी रॉ मटेरियल जाएगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट थे, उनके ऊपर क्या कर दिया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि भाई ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता पड़ता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। ठीक है। और वहां से जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के आते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, यहाँ पर इंडियन मार्केट से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडियन गुड्स से वो प्रोडक्ट सस्ते होते थे। क्यों, क्योंकि भाई जो है जो इंपोर्ट था ब्रिटिश प्रोडक्ट का, उसके ऊपर भी टैक्स हटा दिया गया था, उसके ऊपर से भी टैक्स यानी कि हटा दिया गया था। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया गया कि जो क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए गए। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, इनके प्राइस बढ़ते चले गए, प्राइस बढ़ते चले गए। तो उससे हुआ क्या कि चाहे डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश की ही बात करें और चाहे फॉरेन मार्केट की बात करें, दोनों ही जगह पर क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड ही कम होना शुरू हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होनी शुरू हो गई। ठीक। अब दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि जो है भाई ये जो ब्रिटिशर्स होते थे ये मशीन से बने हुए प्रोडक्ट भारत में बेचते थे। अब सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी सामान को मशीनों से बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग ह्यूमन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से कम ही आएगी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की बनी हुई जो गुड्स थी, ठीक है, उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दिया। ठीक। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद होना शुरू हो गई। ठीक है। और हमारे पूरे भारत भर में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था कि जो हमारे देश के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो जो है हैंडीक्राफ्ट को, ठीक है, पैट्रोनाइज करते थे। पैट्रोनाइज करने का मतलब है कि जो है उसको आगे बढ़ने देते थे या उसको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते थे। ठीक है ना, पैट्रोनाइज का मतलब होता है कि किसी को हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है। तो
कहने का मतलब हुआ कि जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो ये जो नवाब थे, राजा थे, ये क्या करते थे, ये हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बहुत हेल्प प्रोवाइड करते थे। ठीक है। और जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो इसने क्या किया, ये प्रिंसली कोर्ट्स यानी कि राजाओं महाराजाओं के सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और पूरे देश को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हैंडीक्राफ्ट को ये जो पैट्रोनेज मिला था, ठीक है, ये जो हेल्प मिलती थी ये खत्म हो गई। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है ना, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गए, इनकी डिमांड डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ठीक है। और हमारे भारत में एक न्यू क्लास इमर्ज हो गई जो कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपनाना जिसने शुरू कर दिया। ठीक। और इस तरीके से जो हमारे देश की बनी हुई गुड्स थी, इनकी मार्केट खत्म हो गई। ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थी, उनके डिमांड लगातार बढ़ते चली गई। ठीक। उसके अलावा अगली चीज क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहली बात तो रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए नहीं किया, इन्होंने अपने फायदे के लिए किया। इससे इनका क्या फायदा था, इससे इनका यह फायदा था कि ये हमारे देश के कोने कोने तक, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से लेकर के, ठीक है ना, साउथ तक बहुत ही आसानी से, और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, ठीक है, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते थे। ठीक है। इनके पहुंचने का मतलब है कि जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, ये आसानी से उस रेलवे के जरिए भारत के कोने कोने तक पहुंचा सकते थे। ठीक है। तो रेलवे लाने का इनका मेन मकसद ही ये था कि ये जो ब्रिटिश से बनी बनाई ये गुड्स हैं, इनको ये भारत के कोने कोने तक पहुंचा सकें, और ताकि जो है क्या हो जाए, भारत में जो इंडिजीनियस गुड्स है, यानी कि भारत की ही बनी बनाई गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और हर जगह पर पूरे भारत भर में ब्रिटिश के ही प्रोडक्ट, ठीक है, आसानी से यहाँ पर बिक सके, और कोने कोने तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके। ठीक है। अब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो देखो, इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि ये सब के सब सेल्फ डिपेंडेंट थे। ठीक है। और साथ ही साथ किसी न किसी इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री में ये सब के सब लगे हुए थे। तो जैसे ही ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई हमारे देश की, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। ठीक है। और बहुत सारे जो वेवर्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। और दूसरी चीज क्या हुई कि ये जो अनएम्प्लॉयड थे, ये अनएम्प्लॉयड क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, इनका क्या हुआ कि इनको जो है शहर छोड़ छोड़ करके, ठीक है, गांवों की ओर मूव करना पड़ा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है, जो विलेज की जो एग्रीकल्चर थी, उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला गया, क्योंकि भाई वो लोग जब उन शहरों से गांव की ओर वापस आए, तब उनके पास कमाने का जरिया क्या बचा, केवल एक ही चीज कि भाई चलो एग्रीकल्चर करो। तो अगर जहां पर मान लो एक फील्ड है, ठीक, वहां पर क्या है, यानी कि एक को फैमिली में दो भाई हैं, एक भाई क्या कर रहा था, शहर में जा करके इंडस्ट्री में लगा हुआ था, वो जो है वहां पे अपनी अर्निंग कर रहा था, और दूसरा भाई मान लो खेती किसानी कर रहा था, इस तरीके से अपनी अर्निंग कर रहा था। ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जैसे ही ये शहर वाला बंदा, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो गया, तो ये कहाँ आ गया, गांव वापस आ गया। और गांव वापस आ गया, और यहीं पर ही जहाँ पे केवल एक किसान इस पूरे फील्ड को संभाल सकता था, अब यहाँ पर दो लोग लग गए। ठीक है। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता गया, बर्डन बढ़ता चला गया। ठीक। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो कंज्यूमर डिमांड थी, ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट में, ठीक है, वो लोकल बनाई हुई गुड्स उन डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, उस सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही थी। जिसकी वजह से हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स के जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, जो इंपोर्ट था मैन्युफैक्चर गुड्स का, वो लगातार बढ़ता चला गया हमारे देश में। तो ये कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हुए हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से। तो अब आगे बात करते हैं
स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद ही नहीं किया, बल्कि इनके समय पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी भी कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें क्या था कि कुछ हमारे यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। उन्होंने ये इनिशिएट लिया कि कुछ हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। उसमें सबसे फेमस जो नाम है वो नाम है जमशेद जी टाटा का। ये जमशेद जी टाटा होगा। ठीक है। तो इन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की अंग्रेजों के समय पर। हम्म और इस कंपनी का नाम द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका इस्टेब्लिशमेंट आप लोग से पूछा जा सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो याद रखिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1907 में हुआ था। या याद करने के लिए टिस्को, चलो साथ साथ में खिसको। ठीक है, कैसे भी आप लोग याद कर सकते हो, यानी कि साथ साथ का मतलब 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और इसका जो पहला प्लांट था वो कहाँ पे था? जमशेदपुर, झारखंड में। इसके अलावा कुछ और भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जैसे कि शुगर की, सीमेंट की, केमिकल की, पेपर इंडस्ट्रीज, ये इन सारी इंडस्ट्रीज का भी हमारे देश में स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन ये केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज थी। इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इंडिया बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर सकता था। एक तो बहुत ही कम लोग थे ऐसे जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, और इनको भी बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट होने दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे देश में किसी भी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो। लेकिन क्योंकि कुछ नीड्स इनकी खुद की भी थी, इस वजह से इनको, जैसे स्टील और आयरन की, इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, चाहे वो रेलवे लाइंस की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो इन सब के लिए इनको स्टील आयरन की बहुत ज़रूरत थी, सीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी, शुगर, केमिकल, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब इन्होंने इस्टेब्लिश होने दिया, लेकिन बहुत ही लो लेवल पर। केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमको अपने मॉडर्न इंडस्ट्रीज से भी उस समय पर, अंग्रेजों के समय पर, नहीं देखने को मिली। और साथ ही साथ कह रहा है कि लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो हमारी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड्स का मतलब कि, यानी कि ऐसी गुड्स की इंडस्ट्रीज जो कि ऐसी मशीनें बनाएं, ऐसी टूल्स बनाएं जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड्स की भी जो इंडस्ट्रीज थी उनकी भी बहुत ही ज़्यादा कमी थी। इस कमी को हम प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं कि आज के समय पर भी हमको जो भी टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करना होता है या टेक्निकल मशीनों का यूज़ करना होता है, तो इन सारी मशीनों का हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो उस समय पर भी, यानी कि जो ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया कि जो है इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी हो। क्यों? क्योंकि ये हमको सिर्फ और सिर्फ, या इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर क्लास ही बना करके रखना चाहते थे। और इसी वजह से ना ही इन्होंने इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन किया, और ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। तो इस वजह से यहाँ पर उतनी अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्रीज की नहीं हो पाई। और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो थोड़े बहुत बिजनेसमैन थे, थोड़े बहुत अमीर लोग थे, तो वो लोग भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि
इन इंडस्ट्रीज को बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे लोग बहुत ही कम थे, और साथ ही साथ ये भी था कि गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर आज से हम इन चीज़ों को कंपैरिजन करें, तो प्रेजेंट टाइम में भले ही छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, चाहे वो बैंक के लोन के फॉर्म में हो, चाहे उनको गवर्नमेंट खुद ही सब्सिडाइज्ड रेट पर मशीनें, टूल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दे। तो बहुत सारा सपोर्ट हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट करती है, या आज़ादी के बाद जितनी गवर्नमेंट हुई उन्होंने हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए बहुत मेहनत की, अपना खुद का भी सपोर्ट दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय पर एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट कम, यानी कि बहुत ही कम बिजनेसमैन, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो इस वजह से हमारे देश में जो कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री थी उसकी भी कमी थी, और जिसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्री थी वो इतनी अच्छे ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। तो अब बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय पर फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। तो जितनी भी इन लोगों ने प्रोडक्शन पॉलिसीज लगाई, ट्रेड पॉलिसीज लगाई, टैरिफ पॉलिसीज लगाई, वो उन सभी ने हमारे देश पर बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट डाला, यानी कि हमारी इकोनॉमी को डुबाने का ही काम किया। चाहे वो कॉम्पोजिशन की बात करें हम, चाहे ट्रेड की डायरेक्शन की बात करें, और चाहे हम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें, इन सभी का हमारी इंडियन इकोनॉमी पर बुरा ही प्रभाव पड़ा, या एडवर्स इफेक्ट ही इसके ऊपर पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड होती थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था, या कौन कौन हमारे साथ बिजनेस कर सकते थे, हम लोग इनको भेज सकते थे, सामान कहाँ कहाँ से हमारे देश में आ सकता था। तो पहली बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ब्रिटिश रूल के समय पर जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से खूब प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। मतलब अगर जो है ब्रिटिश गुड्स हैं तो उनकी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग दोनों ही क्या थी, ट्रेड फ्री थी। ब्रिटेन से कोई भी गुड्स बन करके आ रही है, फिनिश्ड गुड्स बन करके आ रही है, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता था। लेकिन जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया गया था। वो एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, किसी भी गुड्स का, अगर इंडियन गुड्स है वो यहाँ से जा रही है या आ रही है कहीं से भी, तो उन सबके ऊपर क्या किया गया, कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, है ना। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या इम्पोज किया, इंपोर्ट हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंडियन गुड्स, पार्टिकुलरली इट्स कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल थी इसके ऊपर खास तौर पर हैवी ड्यूटीज लगा दी गई, क्योंकि ये सिर्फ चाहते क्या थे कि यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में जाए, और वहां से फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर के इंडिया में, और यहाँ पर हम जो है उसको हाई रेट पर बेचें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करें। तो यही इनका गेम प्लान था कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी का, और जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया, यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया, और जो ब्रिटिश की मैन्युफैक्चर गुड्स थी या ब्रिटिश की जो फिनिश्ड गुड्स थी उनका इंपोर्टर बन करके रह गया। तो अब अगली बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की, यानी कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो किन किन देशों के साथ होता था ब्रिटिश रूल के समय पर। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन ने हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर पूरा मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। यहाँ से ज़्यादातर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था ब्रिटेन को होता था,
या ब्रिटेन के कुछ खास फ्रेंड्स जो उस समय पर हुआ करते थे, फ्रेंड कंट्रीज हुआ करती थी, बस उन्हीं तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम होता था। ज़्यादातर कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने देश के लिए ही कर रखा था। सिर्फ थोड़ा बहुत या जो आस पड़ोस के हमारे देश थे, जैसे कि चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, पर्शिया जो कि प्रेजेंट टाइम में ईरान है, इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग होती थी। अदरवाइज जो फॉरेन ट्रेड की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? इंडिया टू ब्रिटेन और ब्रिटेन टू इंडिया, यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजना और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया तक आना। बस यही डायरेक्शन थी, या कुछ जो इनके फ्रेंड कंट्रीज थी उस समय पर, उन्हीं के साथ हमारा इंडिया ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कर सकता था। इसके अलावा तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हम एक्सपोर्ट की बात करें चाहे इंपोर्ट की बात करें, दोनों ही एरियाज में हमारा इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा था, हमारे इंडिया का शोषण ही हो रहा था। अब इसमें खास तौर पर सबसे ज़्यादा तेजी कब आ गई? तो जब इन लोगों ने ये सुएज कैनाल के थ्रू एक रास्ता ढूंढ लिया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि यूरोपियंस ने जो स्टार्टिंग में इंडिया आने का या एशिया आने का जो रास्ता ढूंढा था, वो पूरे यहाँ से पूरे अफ्रीका को पार करते हुए, ये इतना बड़ा इनको अफ्रीका पार करना पड़ता था, और फिर उसके बाद ये इंडिया पहुंचते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये छोटा सा प्लेस दिख रहा है, ये यहाँ पर ये वाला प्लेस, यहाँ पर एक नहर बना दी जिसका नाम दिया सुएज कैनाल, जिसका नाम इन लोगों ने दिया सुएज कैनाल नाम दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये इस रूट के थ्रू, इस वाले रूट के थ्रू बहुत ही कम समय में इंडिया तक पहुंच जाते थे। तो अगर आप देखें तो इसमें दिख रहा है कि इस रूट के थ्रू इनको 19,800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही ये सुएज कैनाल बन करके तैयार हो गई, तो केवल 11,600 किलोमीटर में ही ये इंडिया पहुंच जाते थे। तो जैसे ही ये सुएज कैनाल इन्होंने बना लिया, तो इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का और भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, क्योंकि अब तो ब्रिटेन में गुड्स को लाना ले जाना और भी ज़्यादा आसान हो चुका था, या डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो इसकी आपको डेट ही याद कर लीजिएगा कि सुएज कैनाल कब बन करके तैयार हुई थी। तो 1869 में ये कैनाल बन करके तैयार हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था वो और भी कम हो गया और डिस्टेंस भी कई हद तक कम हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन और इंडिया के बीच में और भी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होना शुरू हो गई थी। तो अब अगली बात की जाए ब्रिटिशर्स के समय पर, कॉलोनियल रूल के समय पर, उस समय पर जो हमारी फॉरेन ट्रेड थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि हमारा लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस आता था। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होते थे हमारे देश से और हमारे देश में इंपोर्ट कम होते थे। तो अगर हम प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से देखें, या हम लोगों ने जो भी बीओपी पढ़ रखी है, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इंपोर्ट हमारे कम थे। तो ये तो किसी भी देश के लिए एक फ़ायदे का सौदा हुआ, यानी कि उस देश में बहुत ही अच्छा खासा पैसा आएगा, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय पर हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो ये भी एक तरीके का क्या था, हम लोगों के लिए डिसएडवांटेज ही था। क्यों डिसएडवांटेज था? वो डिसएडवांटेज इसलिए था क्योंकि
ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता था वो होता था रॉ मटेरियल्स का। और इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे देश में जो ज़रूरी सामान था, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, ये इन सब की कमी होने लगी। यानी कि हमारे यहाँ के जो भी कॉमन लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको फूड ग्रेन की कमी का सामना करना पड़ा, क्लॉथ्स की कमी का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो जितनी भी ज़रूरती सामान थी, जो भी ज़रूरत की सामान थी, वो सारी की सारी हमारे देश में कम होना शुरू हो गई। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि ये जो एक्सपोर्ट की वजह से जो सरप्लस आता था, इसकी इसका फ़ायदा हमारे देश की इकोनॉमी को कतई नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आज के समय पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी अर्निंग होगी तो हम उसका यूज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वे में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया हमारे देश ने, या कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि हमारा देश और भी ज़्यादा ग्रो करे। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय पर क्या था, उन्होंने ये जो भी एक्सेस अमाउंट इनके पास रहता था, उसका यूज़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर किया कि जो इंडियन ऑफिसेस थे ब्रिटेन में जो भी सेटअप किए गए थे, उनके खर्चे निकालने के लिए। जो ब्रिटेन जो भी वॉर लड़ रहा है, उसमें जितने भी खर्चे आने वाले हैं, वो खर्चे निकालने के लिए। अगली चीज़, जो भी इनविजिबल ट्रेड आइटम्स की जो भी डेफिसिट होती थी, यानी बीओपी में पढ़ा ही होगा इनविजिबल आइटम्स, तो उनकी डेफिसिट जो होती थी, उस घाटे को इससे पूरा कर दिया जाता था। यानी कि यहाँ का पैसा उस घाटे को पूरा करने में लगा दिया जाता था। तो इस वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर ये जो सरप्लस था, ये इंडिया की वेल्थ का इकोनॉमिक ड्रेन बन गया। इकोनॉमिक ड्रेन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें हमारा जो भी सरप्लस आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा मनी आ रही है, वो सारा का सारा हमारे देश के ऊपर ना लग करके, हमारे देश के प्रोग्रेस पे ना लग करके, किसी दूसरे देश का फायदा पहुंचा रहा हो, या कोई दूसरा देश अपने फायदे के लिए उसका यूज कर रहा हो। ऐसी कंडीशन को इकोनॉमिक ड्रेन की कंडीशन कही जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है कि पहली बात तो एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि जो कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट होगा वो ग्रेटर देन होगा इसके इंपोर्ट से। और इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब होता है कि वो सारी की सारी पेमेंट जिनका यूज़ किस लिए किया गया, इंग्लैंड के लिए किया गया, या इंग्लैंड के खर्चे निकालने के लिए किया गया, और इंडिया को किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिला उस एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट से या एक्सेस एक्सपोर्ट से। और किस तरीके से वो पैसा हमारे देश से बाहर जाने लगा, तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो है एक तो इनविजिबल आइटम जो थे उनकी डेफिसिट को पूरा करने में ये पैसा खर्च किया गया, और दूसरा जितना भी जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनकी पेंशन पेमेंट करने में, उनकी सैलरी, या ब्रिटेन ने जो भी वॉर फाउट किए थे उनके खर्चों को पूरा करने में ये पैसा खर्च कर दिया गया। अब हम लोग अगली बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या कंडीशन थी उस समय पर, ब्रिटिशर्स के समय पर। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई थी, वो 1881 में स्टार्ट हुई हमारे इंडिया में। जो ऑफिशियल सेंसस हुआ फर्स्ट टाइम वो 1881 में होगा, और उसके बाद से ये हर 10 ईयर में होता रहता है। अभी 2021 में भी होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया है, पॉपुलेशन का सेंसस नहीं हो पाया। तो हमको इतना याद रखना है कि जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था हमारे इंडिया में वो 1881 में हुआ था। और इस समय पर अगर इस टाइम की कंडीशन देखी जाए तो जो पॉपुलेशन थी वो कभी घट रही थी, कहीं बढ़ रही थी, कहीं घट रही थी, कहीं बढ़ रही थी। यानी कि एक उसमें कोई
सेम रेट देखने को नहीं मिला। कि यानी कहने का मतलब है कि लगातार बढ़ ही रही है या लगातार घट ही रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। हम्म, तो अगर हम बात करते हैं 1921 तक की बात करें, तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि हाई बर्थ रेट भी थी, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, है ना। और जिसकी वजह से अगर हम टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत ही कम थी, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई थी लेकिन डेथ रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उस समय की अगर एवरेज लाइफ की बात करें, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो जस्ट 30 ईयर थी, यानी कि एवरेज लोग 30 साल की एज तक आते आते वो ख़त्म हो जाते थे। क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये था कि उस समय पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैली हुई थी, माल न्यूट्रिशन फैला हुआ था, फेमाइंस, कई सारा सूखा उखा पड़ गया, कई सारे तरीके के एपिडेमिक्स आ गए, कई सारी बुरी बुरी उस समय पर बीमारियां फैल गई, खतरनाक बीमारियां फैल गई। तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो भी स्लो थी, और इस वजह से इस पीरियड को, यानी कि 1921 तक के पीरियड को स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का भी पीरियड कहा जाता है। और उसका 1921 के बाद क्या हुआ? 1921 के बाद हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज आती है, जिसमें जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो लगातार एक कांस्टेंट वे में राइज करती चली गई, लगातार बढ़ती ही चली गई। आज के समय की तो सिचुएशन हम जानते ही हैं कि हम लोग चाइना के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और कुछ समय बाद चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे। तो अच्छा, इसीलिए 1921 को, इस ईयर को जरूर याद रखना, हो सकता है पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 ईयर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो स्लो थी, जो ग्रोथ रेट थी वो स्लो थी। क्यों? क्योंकि अगर हाई बर्थ रेट भी थी तो हाई डेथ रेट भी थी। लेकिन 1921 के बाद हमारे देश में जो बर्थ रेट थी या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ती चली गई। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो ये हमको इंफॉर्मेशन देता है, जनगणना हमको इंफॉर्मेशन देती है किसकी, कि हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि किस प्लेस पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन कौन से प्लेस मोस्ट पॉपुलेटेड है, कौन कौन से प्लेस लेस पॉपुलेटेड है। ये वहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है, और साथ ही साथ कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हर 10 ईयर में होता है। 2021 में भी होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो हर 10 ईयर में होता है। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे जो हम लोगों का 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी के बेसिस पर हम लोग सारी प्लानिंग प्रेजेंट टाइम में करते हैं। तो जो पहला जो कंप्लीट सेंसस था वो 1881 में हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पे ये 1872 जो दिया गया है, इस समय पर स्टार्ट तो किया गया था, यानी कि पहली बार जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो वो 1881 से हुआ था, क्योंकि इसी के बाद से हर 10 ईयर में हर 10 ईयर में पॉपुलेशन का सेंसस होना स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से 1881 को ही आपको मान करके चलना है कि जो है फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो पॉपुलेशन सेंसस से कौन कौन सी बातें निकल करके सामने आई? तो देखो, सबसे पहली बात तो निकल के सामने आई कि उस समय पर हाई बर्थ रेट
और हाई डेथ रेट दोनों ही थी, यानी कि चाहे हम बर्थ रेट की बात करें चाहे हम डेथ रेट की बात करें, दोनों ही हाई थी। जहाँ पे बर्थ रेट 48 पर 1000 थी, वहीं पर डेथ रेट 42 पर 1000 थी। हम्म, और अगर हम कंपेयर आज के हिसाब से करें या 2016 के हिसाब से करें, तो जो कि प्रेजेंट टाइम पे जो बर्थ रेट चल रही है वो 20 पर 1000 है। ठीक है, उस समय से तो कम ही है। और डेथ रेट भी कम है, 6.4 पर 1000। साथ ही साथ उस समय की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो क्या थी, इलिटरेट थी, यानी कि उस समय पर लिटरेसी रेट भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा डाउन था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं किया हम इंडियंस को एजुकेट करने में, तो केवल कुछ ही लोग एजुकेशन पा सकते थे। और ज़्यादातर जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो उस समय भी इलिटरेट रही, और उस समय पर जो लिटरेसी रेट था वो ओवरऑल 16% था। हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसके केवल 16% लोग ही क्या थे, लिटरेट थे। और अगर फीमेल लिटरेसी की बात की जाए तो जस्ट 7%, यानी कि पूरे देश की केवल 7% फीमेल ही लिटरेट थी, बाकी सारी की सारी क्या थी, इलिटरेट थी। और उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पर प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ करते हैं, तो इन सब की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, बहुत ही ज़्यादा लैकिंग थी, जिसकी वजह से जो हमारे देश के लोग हैं उनको माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशंस उनकी बॉडी को ना मिल पाना। और वाटर से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड कई सारी डिजीजेस उस समय पर फैल गई थी। तो ये कंडीशन थी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही साथ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से कम के हों, और मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया मरने की रेट। तो उस समय पर क्या थी, जो 1 साल से कम के बच्चे थे उनकी मोर्टेलिटी रेट भी क्या थी, ज़्यादा थी, डेथ होने की रेट भी ज़्यादा थी। ठीक, तो क्या कह रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ। अच्छा, यहाँ पर तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, और ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से छोटे हैं। तो उस समय पर जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 218 पर 1000 थी, यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे 1 साल के अंदर अंदर की बात अगर की जाए तो। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जस्ट 37 है, यानी कि 1000 बच्चों में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 37 बच्चे ही मरते हैं जो कि 1 साल से कम के होते हैं। तो उस समय पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी। अगली चीज, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो उस समय पर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर थी, या 30 ईयर आप बोल सकते हो, 32 ईयर थी। प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर यहाँ पर एवरेज 68 ईयर तक लोग जीते हैं, 70 ईयर तक की एज है नॉर्मल। लेकिन उस समय पर क्या थी, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर थी। ऐसा किस लिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए। अब बात करेंगे ब्रिटिशर्स के समय पर, कॉलोनियल रूल्स के समय पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे देश की वर्क फोर्स है, वो किन किन इंडस्ट्रीज या किन किन सेक्टर्स में लगी हुई है। मतलब कि वो, यानी कि हमारी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है, या सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है, या टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, और इसके लिए हम लोग देखेंगे अब एक टेबल। तो इस टेबल से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो हमारी वर्कफोर्स लगी थी वो 70 to 75% लगे हुए थे। सेकेंडरी सेक्टर में 10% लोग थे,
और टर्सरी सेक्टर में 15 to 20% लोग थे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन एंगेज थी और वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी, है ना। और जिसकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर ही था, ये क्या था, एक मेन सोर्स था हमारे देश में उस समय पर एम्प्लॉयमेंट का, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। दूसरी चीज़ अगर इसकी बात करें तो था क्या कि एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। यानी कि कुछ सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और कुछ सेक्टर उस समय पर क्या हो गए थे, यानी कि नीचे डाउन हो गए थे। तो जैसे कि हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जब वो यहाँ पर ख़त्म हुई, बर्बाद हुई, तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ने लगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए। और जो आपके नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर थे, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हो गए, इनके पास बहुत ही कम वर्किंग पॉपुलेशन बची। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। यानी कि एक तरफ तो मैक्सिमम पॉपुलेशन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लगी है, 70 to 75% की पॉपुलेशन लगी है, और दूसरी तरफ इन दोनों को मिला करके ही केवल 30% पॉपुलेशन हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, कि एक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोग आ गए और कुछ सेक्टर में बहुत ही कम लोग हुए। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रीजनल की बात करें, क्षेत्रों के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से बात करें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये पूरा एरिया आता था, ठीक है। तो यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पर जो वर्क फोर्स का शेयर था वो क्या होता गया, डिक्लाइन हो गया। कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन वहीं पर अगर ओडिशा, राजस्थान, पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी वो इंक्रीज हुई। यानी कि कुछ एरिया जैसे कि मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वर्कफोर्स थी उसमें कमी देखने को मिली, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली। और जबकि कुछ एरिया जैसे ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिख रही थी, या ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हुई। फिर अगली बात हम करते हैं उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ क्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं या किसी भी देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका हाईवे आ जाता है, रोड आ गया, रेलवेज आ गई, हेल्थ की फैसिलिटीज जैसे हो गई, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कहने को टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ कराने के या किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्पेशली खास तौर पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और एनर्जी में देखें, तो ये सारी की सारी इन सब की कंडीशन बहुत ही बुरी थी ब्रिटिश रूल के समय पर। यानी कि ना ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, ना ही कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, और ना ही एनर्जी का मतलब है यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारे देश में नहीं थी। और ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि अगर ये अच्छी होंगी तो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सारी की सारी कंपनियां ग्रोथ करेंगी। क्योंकि अगर हम एग्जांपल सिर्फ एक चीज़ का ही लें, इलेक्ट्रिसिटी का ही लेते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको चौबीसों घंटे अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी यूनिट्स को, अपनी फर्म को 24 आवर रन करा सकते हो।
लेकिन अगर बार बार रुक रही है लाइट, मतलब कि बार बार लाइट कट रही है, तो इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से होगा ये कि आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे, आपकी जो फर्म से यूनिट है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, 24 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो रहेगा। तो ब्रिटिशर्स के समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज भी बहुत ही खराब कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए ही गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में। अच्छा, क्यों किए गए? किए इसलिए गए कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे वो हमारे इंडिया में रह करके ही तो कर रहे थे, तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो यानी कि रोड अच्छी होनी चाहिए। उनको किसी अधिकारी से बात करनी है तो इसके लिए कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। उनको यहाँ से रॉ मटेरियल दूसरे देशों में भेजना है तो कम से कम पोर्ट तक की रोड अच्छी की जाए। हम्म तो, तो इन सारी वजहों से कहा जाता है ना कि कुछ चीजें ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये होगा कि ब्रिटिशर्स कतई नहीं चाहते थे हमारे इंडिया का डेवलपमेंट करना, लेकिन क्योंकि वो लोग खुद भी यहाँ पर रह रहे थे तो इस वजह से कुछ चीजों को उनको डेवलप करना पड़ा, वो भी अपने फायदे के लिए। उसकी वजह से वो बात अलग है कि हाँ, हमारे इंडिया को भी थोड़ा बहुत फायदा मिल गया। हम्म, लेकिन मेनली उन्होंने ये सारी चीजें जो डेवलप की थी अपने फायदे के लिए ही की थी, ताकि उनको जो फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से बन करके आ रही है हमारे कंट्री के दूर दूर तक प्लेसेस तक पहुंचाने में हेल्प मिल सके। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। जिससे कि वो अपने सामान को हमारे इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें उनके समय पर हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड की। तो जो रोड की जो कंडीशन थी उनके समय पर वो कैसी थी? वो सेटिस्फैक्ट्री थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोड इस वजह से बिल्ड की थी ताकि वो अपनी आर्मी को इंडिया के अंदर लेकर के आ सके। अगर इंडिया क्या कहते हैं, यानी कि अपनी आर्मी को इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर मोबिलाइज आसानी से किया जा सके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके और उसमें किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो, तो इस वजह से उन्होंने रोड को बनाया। और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो ताकि क्या कर दी जाए, रोडें जो है बना दी जाए कहाँ तक के लिए? पोर्ट तक के लिए, ताकि रॉ मटेरियल कलेक्ट होकर के पोर्ट तक पहुंच जाए आसानी से। इसलिए उन्होंने रोड बनाई, या रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए, इस वजह से उन्होंने रोड बनाई। और साथ ही साथ जो जो चीज़ें हमारे देश में उनको यानी कि भेजनी है, हमारे देश के कोने कोने तक चीज़ों को पहुंचाना है, यानी कि ब्रिटेन की जो फिनिश गुड्स थी, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने रोड मेनली बनाई। लेकिन अगर हम बात करें हमारी जनता के लिए, ठीक है, हमारे जो उस समय पे ग्रामीण इलाके थे या शहरी इलाके थे, तो उनकी उन्होंने कोई खास डेवलपमेंट नहीं की। उस समय के लोगों को, ठीक है, जो हमारे देश की जो जनता थी, खासकर रूरल एरिया जो थे, उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी में रहना पड़ रहा था। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई खास रोड का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया। हुँ, और जो और जब क्या हुआ, नेचुरल कैलामिटीज़ आई, बाढ़ की सिचुएशन आ गई, मान लो सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया। तो इसकी वजह से लोगों को और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। वो सही समय पर हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है, सही साट रोड यानी कि अच्छी अच्छी रोडें नहीं थी। तो ये कंडीशन थी। फिर बात करते हैं रेलवे की। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेलवे भी ब्रिटिशर्स ने इसीलिए अपने फ़ायदे के लिए ही बनाया था। यानी कि रेलवे को भी इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था ताकि वो जो इंग्लैंड से बनी बनाई फिनिश्ड गुड्स हैं उनको वो क्या कर सकें, हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचा सके और हमारे इंडियन बिजनेस पर्सन को ख़त्म किया जा सके। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया 1850 में। लेकिन रेलवे जो पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले रेलवे चली कब, तो याद रखिएगा इस ईयर को आपको याद रखना है 1853।
हम्म, यानी कि पहली बार जो रेल हमारे देश में चली वो 1853 में चली। इस ईयर को याद रखना। हम्म और कौन कौन से दो स्टेशन के बीच में चली? हम्म तो कौन कौन से दो स्टेशन के बीच में चली? मुंबई और ठाणे के बीच में। हम्म तो हमारे देश में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। हम्म तो बात वही हुई कि अच्छा, ये इंडियन रेलवे आने की वजह से फ़ायदे क्या क्या हुए। यानी कि मैंने कहा ना कि कुछ फ़ायदे क्या हो जाते हैं, अचानक ही हो जाते हैं। यानी कि ये वो लोग चाहते नहीं थे कि इंडियंस का फ़ायदा हो, लेकिन क्योंकि उनको करना पड़ा, क्योंकि वो लोग खुद रह रहे थे, तो इस वजह से कुछ फ़ायदे भी हुए। तो उन फ़ायदों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो गया हमारा, सस्ता हो गया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। अगर हमको जो है डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, लंबी दूरी तक जानी है, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता था और बहुत ही तेज़ हो गया। साथ ही साथ अब जब रेलवे आया तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। जैसे पटरियाँ बनानी है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया। ठीक है। रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करने में, रेलवे स्टेशन क्या कहते हैं, रेलवे के डब्बे बनाने में, तो इस तरीके से कई सारी नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई रेलवे के आने की वजह से। साथ ही साथ भाई फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया गया। क्यों प्रमोट किया गया? कि भाई जितना भी इंडिया का एक्सपोर्ट था, ठीक है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स भारत के कोने कोने तक जा सकते थे, वहां से ज़्यादा रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर सकते थे, और इसी टाइप से जो भी फिनिश गुड्स होती थी, उसको भी हमारे देश के कोने कोने तक भेज सकते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन ट्रेड भी इसकी वजह से बढ़ा, रेलवे की वजह से। और साथ ही साथ रेलवे की ही वजह से जो फूड ग्रेन्स थे, जो हमारे अनाज थे, ठीक है, वो जो है क्या है, देश में एक एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, इनको लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि पहले तो क्या था कि जिस समय पर रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो केवल आसपास के ही एरिया तक हम फूड ग्रेन को भेज सकते थे, क्योंकि ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक भेजेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि रेलवे जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसकी वजह से एक चीज़ ये भी पॉसिबल हो पाई कि हम अपने फूड ग्रेन्स को भी देश के एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेज सकते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जहाँ पर फेमाइन, जहाँ पर क्या हो गया, यानी कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ऐसे एरिया में हेल्प की जा सकती थी। और साथ ही साथ रेलवे की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ग्रोथ देखने को मिली। क्योंकि जो है हम इससे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक बल्क में भेज सकते थे। तो ये सारे फायदे रेलवे की वजह से हमको देखने को मिले। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे की वजह से हमारे एग्रीकल्चर का भी कॉमर्शलाइजेशन हुआ, और जिसकी वजह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया की जो विलेज इकोनॉमी थी, यानी कि जो क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट थी फूड में, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। यानी कि अब वहाँ के लोगों को भी फूड ग्रेन्स बाहर से, मार्केट से परचेज करने पड़ते थे। हम्म, तो ये फ़ायदे तो हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम खास कर देखें तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इस रेलवे की वजह से हमारी इंडिया जो इकोनॉमिक थी, उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा, या हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, है ना। तो हम किसी भी वे में ये कतई नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमको कोई फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो भी किया अपने लिए किया। हाँ, उसके से ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमको थोड़े फ़ायदे मिल गए, ठीक है, लेकिन वो भी जब तक ब्रिटिशर्स रहे तब तक नहीं मिले, वो फ़ायदे उनके जाने के बाद हमको मेनली मिले। जब तक ब्रिटिशर्स रहे तब तक तो हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती रही। तो कैसे डिस्ट्रॉय होती रही, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है, रेलवे जो ब्रिटिशर्स के समय पर डेवलप की गई थी, वो इसी से की गई थी कि जो है हमारे इंडियन टेरिटरी को, हमारे इंडियन एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके, यानी कि हम बड़े से बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकें। कौन? ब्रिटिशर्स। हम्म तो जब इन्होंने रेलवे लाइन बनाई तो इसके वजह से इनके लिए और भी आसान हो गया
अपनी सेनाओं को, अपनी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, या मान लीजिए कि जो है कुछ हमारे इंडियंस इनके अगेंस्ट में खड़े होते थे, प्लानिंग करते थे, तो ये लोग आसानी से अपनी आर्मी वहां पर भेज देते थे। दूसरी चीज, तो हम लोग, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फॉरेन ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करना, रॉ मटेरियल आसानी से यानी कि देश के कोने कोने से कलेक्ट कर लिया जाए और ब्रिटेन में भेज दिया जाए, और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हैं वो इंडिया में लाया जाए और इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा करके हमारे इंडियन बिजनेसमैन को बर्बाद किया जाए। तो इस तरीके से रेलवे ने उस समय पर, जब तक ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का साम्राज्य रहा, उस समय तक नुकसान ही पहुंचाया। अब हम बात करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगली बात, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो चाहे हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो इनकी भी कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। और क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारे इंडियन कंपनीज को झेलना पड़ता था। किससे? जो आपकी फॉरेन शिपिंग कंपनीज थी उनसे उनसे बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन करना पड़ता था। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत ही कम बिजनेस पर्सन थे, और पैसा भी कम था, सरकार का भी सपोर्ट इनको नहीं होता था, जबकि फॉरेन कंपनीज को सरकार का भी सपोर्ट मिलता था। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी इंडियन शिपिंग कंपनी थी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, और हमारे भारत में जो एयर ट्रांसपोर्टेशन था उसकी जो शुरुआत हुई वो 1920 में हुई, ये याद रख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, तो यानी कि जो आज के समय का पोस्टल सिस्टम है, यानी कि पोस्ट ऑफिस, ये जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये 1837 में स्टार्ट हो गया था। और इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी इस वजह से है क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे उनको भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किए। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है हमारे इंडिया का वो 1837 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलो अब हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज ब्रिटिश रूलर ने लगाई जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लोटेशन हुआ, हमारे इंडियन इकोनॉमी का शोषण हुआ, या हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट बन करके रह गई। तो ब्रिटिश रूलर्स ने सबसे पहली बात जानबूझ करके ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से क्या था कि उनका फायदा ज़्यादा हो और इंडियन इकोनॉमी का फायदा कम से कम हो। तो इसके लिए यानी कि सबसे पहली चीज तो उन्होंने क्या किया कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर किसी तरीके के कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से जो है रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रह गया। और ना ही उन्होंने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। साथ ही साथ जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उनको उनका ध्यान किस चीज़ के ऊपर लगाने को कहा, या सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ करने को कहा है, जो कैश क्रॉप्स थी, जैसे कि नील की खेती, इंडिगो की खेती। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। और जिसके वजह से क्या हुआ, जो आपका फूड क्रॉप्स थी, ठीक है, वो हमारे इंडिया में कम होना शुरू हो गई। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने ऐसे पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से हमारे ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है इंडस्ट्री, जो हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी भी इम्पोज कर दी गई थी ताकि हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है वो भी अच्छे से बढ़ ना पाए। साथ ही साथ क्या हुआ, जो हमारे इंडियन शिप्स है उनको किस किस तरीके से रोका जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कोई भी जो ट्रेडिंग होगी वो इंडियन शिप्स के थ्रू नहीं होगी। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो सारे के सारे यानी कि जो इंग्लैंड के शिप्स होंगी उन्हीं के थ्रू होगी। साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंकिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा, या उसको इम्प्रूव करना नहीं चाहा, या उसको डेवलप ही करना नहीं चाहा। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे
उनको प्रोटेक्शन दी और इंडियन ट्रेडर्स को के ऊपर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई। साथ ही साथ जो ब्रिटिश कैपिटल थी, वो खासकर ऐसे इंडस्ट्रीज में लगाई गई जिसमें क्या हो कि ब्रिटिशर्स का फ़ायदा ज़्यादा हो इंडिया की जगह पर। तो ये कुछ पॉलिसीज उन्होंने अपनाई जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई। तो अब बात आता है कि भाई क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिश रूल के। हो सकता है ये भी पूछा जाए कि भाई ब्रिटिश रूल की वजह से क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुए थे। तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि कुछ चीज़ें जानबूझ करके नहीं होती, अनजाने में ही हो जाती हैं। तो हाँ, उसका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिला। हम्म तो कह रहा है द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ओनली पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो क्या था कि भाई इंडियन इकोनॉमिक को एक्सप्लॉयटेशन करना। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हो गए। तो नंबर पहला जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो है उस समय पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन की व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। यानी कि डाकू, चोर, ये ठीक है, चोरी वोरी, डकैती वकैती, ये सब बहुत ही कम होता था, है ना। तो जो है इसका फ़ायदा हालांकि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को भी मिला। ठीक है, इन लोगों ने भी कई सारे रूल्स रेगुलेशंस अपने बना रखे थे, जिसकी हेल्प से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने खुद के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किया। तो इसका हेल्प तो हमारे देश को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे अभी बात हुई थी कि इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करी, पोस्टल सर्विसेज इन्होंने चालू करी। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इनके समय पर हुआ, जिसकी वजह से क्या था कि जो हमारे बाढ़ से अफेक्टेड एरिया थे या ड्रॉट से, सूखे से अफेक्टेड एरिया थे, उन सब जगहों तक हम जो है फूड को पहुंचा सकते थे। अगली चीज़ एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन भी हो गया। तो पहले जो हमारे यहाँ के फार्मर थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन करते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन फार्मर का जो आउटलुक था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। यानी कि इंडियन फार्मर अब सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करने लगे, बल्कि वो फार्मिंग के थ्रू अपनी अर्निंग भी करने लगे। साथ ही साथ एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारे देश में एक्सचेंज के लिए मॉनेटरी सिस्टम इन्हीं के समय पर चालू हो गया। देखो, जब तक ये लोग नहीं आए थे उस तब तक हमारे देश में बार्टर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चलता था। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय पर मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। ठीक है, मुगलों के समय पर ही मॉनेटरी सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पर एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम से ही होता था। तो ब्रिटिश रूल के समय पर क्या हुआ कि मॉनेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो दिस फैसिलिटेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम जो है कहते लेबर और प्रोडक्शन के एक्सपेंशन में डिवीज़न कर सकते थे। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला, तो हम कह सकते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ अपनाई वो सारी की सारी कैसी थी, एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ थी। यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का शोषण करने के लिए वो पॉलिसीज़ बनाई गई थी। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि अगर मिडिल 18th सेंचुरी की बात करें, जो इंडिया क्या था, प्रॉस्पर्स और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, और जो कि क्या हो गया 1947 तक आते आते वो पुअर और स्टैग्नेंट यानी कि रुकी हुई इकोनॉमी और एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन करके रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वो कैसा हो गया, फ्यूडल और सेमी फ्यूडल इंस्टीट्यूशन, सरप्लस लेबर एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसमें जो है क्या हुआ, जो लेबर थी वो कैसी हो गई, वो सरप्लस लेबर हो गई। यानी कि जहाँ पर एक लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर कई सारे लोग अब काम करने लगे, क्योंकि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो तो बर्बाद हो चुका था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग
एग्रीकल्चर में ही घुसते चले गए। हम्म, साथ ही साथ जो क्या थी, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ की बात करें, ये भी हमारे देश में यानी कि बहुत ही खराब पोजीशन में थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी हमारे देश में कैसा था, लिमिटेड था। ठीक है, क्योंकि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारे देश में, और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज भी ज़्यादा नहीं थी। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की थी इनको इम्प्रूव करने की। तो जिसकी वजह से जो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी बहुत ही कम था। हम्म, और जिसकी वजह से 1947 में जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो इसको मॉडर्नाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। और फॉरेन ट्रेड का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कैसा था कि वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए ही था, यानी कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा इसके थ्रू, फॉरेन ट्रेड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का ही हो रहा था। और हमारे जो है इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था, खासकर जिसके से क्या हुआ कि इंडिया की वेल्थ क्या होती गई, ड्रेन होती गई, ख़त्म होती चली गई। और अगर उस समय पर बात करें जब हम आज़ाद हुए, उस समय पर जो ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, ये भी इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था, बहुत ही कम था, जिसको कि अपग्रेड करने की और एक्सपेंड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इन सब की बात करें तो ये भी इनएडिक्वेट थी, और कई सारे सोशल मेजर्स लिए जाने थे ताकि हम जो है अपनी कंडीशन को अच्छा कर सकें। और इन शॉर्ट में कहें तो हमारे देश में पॉवर्टी, भूखमरी की सिचुएशन बहुत ही बड़े लेवल पर फैली हुई थी, यानी पॉवर्टी की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। यहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो भी बहुत ही कम थी यहाँ के लोगों की, ब्रिटिशर्स के नहीं। वो लोग तो खूब इंजॉय कर रहे थे, उनके तो लाइफ बहुत ही मस्त थी। लेकिन हमारे देश के लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ही लो था। उन बेचारों के पास एक वक्त की खाने की रोटी तक नहीं थी। और साथ ही साथ जब जमींदारी सिस्टम आया तो इसने जो है हमारे किसानों की भी स्थिति बिल्कुल बुरी से बुरी करते चली गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ब्रिटिश रूलर्स से जो भी चीज़ हमने ली, ठीक है, लिया क्या, मतलब कि थोड़ा ही बहुत हम लोगों को फ़ायदा हुआ या तो फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आगे धीरे धीरे हम जब आज़ाद हुए 1947 में, तो हमको एक स्टैग्नेंट इकनॉमी मिली हुई थी। हमारे सामने बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, ठीक है, जिनको कि हमको पार पाना था या जिनसे हमको बाहर निकलना था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने जो है अपनी इकनॉमी को स्टैग्नेंट इकनॉमी से ग्रोथ करती हुई इकनॉमी बनाया, और किस स्टेज पर प्रेजेंट टाइम पर हम पहुंचे हुए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि क्या हम जो है ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के लिए अच्छा था, तो इसका आंसर आपको साफ साफ बोलना है कि बिल्कुल भी नहीं। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिले, लेकिन वो उन्होंने भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचाया, ब्रिटिशर्स को ही पहुंचाया। हमारे इंडियन इकोनॉमी को कोई खास फ़ायदा उनकी वजह से नहीं हुआ। तो ब्रिटिश रूल की वजह से, ठीक है, हमको कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को ज़्यादा अच्छे नहीं मिले, या ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था। गुलामी आखिर गुलामी ही होती है। गुलामी को हम अच्छा कभी भी नहीं कह सकते। तो इस चैप्टर को अब यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।